रात के आखिरी पहर जब उसकी आँख खुली, कमरे में घुप अंधेरा था। रोने की वजह से उसकी आँखें भी सूजी हुई थीं, सर भी दर्द से फट रहा था। उफ़ अल्लाह! एक तो ये शख्स मुझे मुश्किल वक़्त में ही क्यों याद आता है, जबकि मेरे दिल में तो इसके लिए कोई एहसास नहीं, फिर भी वो मुझे क्यों याद आता है। खैर, आज जो तमाशा हुआ ये ठीक नहीं। अब तो बाबा भी मेरे साथ नहीं और यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देंगे। लेकिन लेकिन मैं कब तक छुप सकती हूँ? जहाँ जाऊँगी ये होगा। आज तो ये सब वार्निंग देकर गए हैं। इससे पहले कुछ बुरा हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। या अल्लाह कैसी दुनिया है ये? क्यों लोग सुकून से नहीं रहने देते और ना दूसरों को रहने देते हैं? उसकी आंखों से गर्म सियाल बह रहे थे और खिड़की के पार बादलों के झुरमुट में चांद भी उसके गम में छुप सा गया था और बादल भी उसके गम में गमगीन अपनी पूरी आबोताब से बरसने लगे। वो खिड़की के सामने खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका मुलाजिम अंदर आया। जी सर, क्या हुआ, कुछ खबर मिली? नहीं सर, वो इस घर में अब नहीं रहती। वहाँ के मालिक मकान का कहना है कि वो अब घर बेचकर चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये उन लोगों को भी नहीं पता। आस पड़ोस से भी मालूम किया पर सर कुछ अजीब था। जिस जिससे मालूम किया उन सबका अंदाज कुछ अजीब ही था। क्या मतलब, कैसा अंदाज? पता नहीं सर, पर सब अजीब नज़रों से देख रहे थे और सही से जवाब भी नहीं दे रहे थे। और वहाँ सर उस घर के बराबर में एक घर है, वहाँ एक लड़की और एक औरत रहती है। मुझे शक है कि वो कुछ जानती है पर मेरे लाख पूछने भी उन दोनों माँ बेटी ने कुछ ना बताया। और अभी वो बोल ही रहा था कि सामने खड़े शख्स ने धाड़ को उसकी बोलती बंद कर दी। मैंने आखिर तुम्हें रखा किस लिए है कि तुम हाथ हिलाते हुए आ जाओ? एक काम नहीं हो सका तुमसे? सॉरी सर, मैं बहुत कोशिश की पर बस, वो चिल्लाया। अब जाओ, कल मैं खुद जाऊंगा। उसके कहते ही मुलाजिम अपनी खैर मनाता बाहर चला गया और वो शख्स खड़ा पुरसोच अंदाज में बाहर देखता रहा। आखिर कभी तो मिलोगी, बस बस एक बार मिल जाओ। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, अपने एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा। और इसके बारे में सोचते हुए 5 साल पहले के मंजर में खो गया जहाँ वो उससे पहली बार मिला था और तब से ही उसकी दुनिया पलट सी गई थी। माजी। बरीरा बेटा, सब पैक पैक कर लिया है ना? उसके कमरे में आकर पूछने लगी। जी पापा, पर मेरा दिल नहीं कर रहा। आप क्यों मुझे खुद से इतनी दूर भेज रहे हैं? मैं यहीं किसी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूंगी। बरीरा अपने बाप की तरफ देखते हुए खुफकी से बोली। नहीं बेटा, कुछ साल की तो बात है, फिर मेरी बेटी वापस अपने पापा के पास आ जाएगी और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अच्छी तालीम हासिल करे। वो भी दुखी थे अपनी बेटी की जुदाई से और ये बात भी अच्छी तरह जानती थी वो, और ये भी जानती थी कि उसे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं। अच्छा चलें, आज का पूरा दिन हम लोग बाहर गुजारेंगे बस, फिर तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी ना। हाँ क्यों नहीं। अहमद साहब ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरा और उसको तैयार होने का कहकर खुद बाहर चले गए। काश पापा मैं आपकी बेटी नहीं बेटा होती, फिर हम भी सर उठाकर जी सकते, या फिर आपने मामा से शादी न की होती तो हमारी जिंदगी में भी सुकून होता। बरीरा जाते हुए बाप की पुश्त देखकर बस सोचती रह गई। उफ अल्लाह, किस दिन मैं सर उठाकर जी सकूंगी। कराची शहर जो एक ज़माने में रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, इस मशहूर इलाके में अहमद अली अपनी फैमिली के साथ एक बंगले में रहते थे। उनकी बेगम मिसिस आमना से उनकी शादी को 4 साल ही गुजरे थे कि एक हादसे में आमना बेगम वफात पा गई। उनकी वफात के बाद अहमद साहब ने अपने आप को इस कदर काम में मसरूफ़ कर लिया कि वो बरीरा को भी टाइम नहीं दे पाते थे। अपनी मसरूफियात के ज़ेर नज़र अहमद साहब ने बरीरा के लिए एक आया रख ली, जो बरीरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। बी जहाँ की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो बरीरा को अपनी बेटी ही मानती और आज वो उनसे दूर एक दूसरे मुल्क जा रही थी, जिस वजह से वो बहुत उदास थी। बीजान, बीजान, बरीरा बीजहान को बीजान कहकर पुकारती थी। बीजान किचन में काम कर रही थी जब वो उनकी आवाज़ देती किचन में आई। क्या हुआ बेटा? बीजान ने सवाल किया। बीजान, मैं और पापा बाहर जा रहे हैं, आप भी जल्दी चलिए, सब काम छोड़ दें। उनके गले में हाथ डालकर प्यार से बोली। अरे अरे लड़की, मैं इस उम्र में घूम फिर नहीं सकती, वैसे भी पाँव में बहुत दर्द है, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही आराम करूंगी। पर बीजान, पर कुछ नहीं, अब जाओ। अच्छा ठीक है, चले, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ जल्दी आना, आज रात की फ्लाइट से तुम्हें जाना भी तो है। जी बीजान, अब जाऊं या और कोई हुक्म है? बदमाश, जाओ जल्दी आना, वो प्यार से कहते उससे बोली। जी। वो सर हिलाती वहां से निकल गई। पूरा दिन वो अपने पापा के साथ घूमने फिरने और अब अपने दोस्त के घर उसे मिलने आई थी। पापा आप चाहे, मैं अनाया के साथ वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आना और ख्याल रखना। उन्होंने बेटी को हिदायत दी और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ गए। बरीरा ने मुड़कर बेल बजाई। अभी उसे बेल बजाए ज्यादा देर नहीं हुई थी जब अनाया ने फौरन आकर दरवाजा खोला। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रही हो? चलो खैर अंदर आओ। अनाया और बरीरा दोनों रूम में आ गए जब अनाया बोली। क्या यार, क्यों जा रही हो तुम? मत जाओ ना, तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त एक साथ सब काम करेंगे और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। दैट्स नॉट फेयर।
क्यों, तुम्हें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है? पापा चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ और हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ, और कुछ अर्से बाद पापा भी अपना बिजनेस समेट कर वहाँ आ जाते हैं, पर मैंने मना कर दिया बहुत मुश्किलों से। सिर्फ इस बात पर माना है कि मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊँ। पापा इस बात को ज़ाहिर नहीं कर रहे कि वो मुझे क्यों भेज रहे हैं यहाँ से, लेकिन मैं जानती हूँ। वो ना भी बोले तब भी मुझे सब पता है। बरीरा की बात पर अनाया बोली, और तुम्हें क्या लगता है बाद में सब ठीक हो जाएगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? मुझे पता है किसी का मुंह बंद नहीं होगा, मेरे मरने के बाद भी नहीं, लेकिन मैं पापा को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। बरीरा उदासी से बोली। चलो खैर छोड़ो, और तुम्हें जाना नहीं है क्या? आप कुछ टाइम ही रह गया फ्लाइट में। बरीरा को दास देकर अनाया बोली। अरे हाँ जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। बरीरा ने भी अनाया को फौरन उठने का इशारा किया। अनाया जल्दी से वॉशरूम में चेंज करने चली गई ताकि बरीरा को साथ एयरपोर्ट जा सके। रात के 10 बजे थे जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। बरीरा सबसे मिल रही थी जब अहमद साहब बोले, बेटा अपना ख्याल रखना और कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। बेटी को पहली दफा खुद से इतना दूर करने का अहमद साहब का दिल भी नहीं मान रहा था, पर हालात कुछ और होते तो वो भी इसे खुद से दूर ना करते। आप फिक्र ना करें पापा, सब ठीक होगा। बरीरा ने बाप के चेहरे पर परेशानी देखकर उनको तसल्ली दी, फिर अनाया और बीजान से मिलकर अंदर चली गई। उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी, वो जा रही थी सबसे दूर सुकून के लिए, ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या मुसीबतें लाने वाला है। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो नरगिस के साथ बैठी थी। नरगिस उसकी रूममेट थी, वो भी पाकिस्तान से आई थी और दोनों को एक ही रूम मिला था। उन दोनों के साथ मैरी भी थी जो उनका रूम शेयर कर रही थी। बरीरा के हॉस्टल पहुंचने से उसकी मुलाकात उन दोनों से हुई। नरगिस और मैरी की खुश मजाजी की वजह से इन तीनों की दोस्ती हो गई। अब दोनों बैठे बातें कर रही थी जब मैरी भी उनके पास आई। तुम कहाँ रह गई थी? नरगिस बोली। यार वो एक दोस्त मिल गई थी तो बस उससे हेलो हाय कर रही थी। मैरी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ये क्लास कब शुरू होगी? बरीरा ने घड़ी पर नजर डालते कहा। हो जाएगी, वैसे इतनी भी क्या जल्दी है? बरीरा की बात सुनकर नरगिस बदमजा होते बोली। हाँ तुम्हें जल्दी क्या है, पढ़ाई से तो वैसे ही जान जाती है, बस बातें करवा लो। बरीरा ने मुंह बनाकर कहा। अरे क्या तुम दोनों लड़ना शुरू हो गई? वो देखो सर आ रहे हैं, जल्दी से सीधे होकर बैठो। मैरी ने सर को आते देखकर कहा। सर जॉनसन की क्लास में आते ही सब अपनी जगह बैठ गए। अभी क्लास शुरू ही हुई थी कि एकदम क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी और लड़कियों की नजरें तो जैसे पलटना ही भूल गईं। वो तीनों कैंटीन में बैठी बर्गर से पूरा पूरा इंसाफ कर रही थी, तभी मैरी बोली। यार तुमने वो लड़का देखा है जो आज क्लास में आया था? मैं तो देखती ही रह गई थी, कितना हैंडसम था ना वो। और तुमने देखा नरगिस, क्या स्टाइल था उसके, लड़कियां तो पागल हो गई थी। मैरी ने कहते हुए नरगिस की तरफ देखा। हाँ अच्छा था, पर मेरे बर्गर से ज्यादा नहीं, इससे अच्छा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर मैरी और बरीरा की हंसी छूट गई, क्योंकि नरगिस की हर बात खाने से शुरू होती और खाने पर ही खत्म। अभी वो तीनों खाने के साथ साथ बातें भी कर रही थी जब वही लड़का कैंटीन के दरवाजे से अंदर आया। एक कुर्सी पर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। वो चारों कैंटीन में काउंटर की तरफ ही एक टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे जब मैरी की तवज्जो अपनी टेबल की तरफ देखकर पीटर बोला। देख भाई, क्या लड़की है और तुझे ही देख रही है। पीटर, वो उसे ही देखेगी, तुझे नहीं। अब बेचारी को तेरी चिस्नी शक्ल देखकर हंस हंस के मरना थोड़ी ना है। तो तुम लोग अपनी बकवास बंद रखोगे? रायान ने एडम और पीटर की तरफ देखते हुए कहा, जो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। वैसे यार मानना पड़ेगा, तेरे आते ही क्लास में हलचल मच गई। रायान भी अपने सामने बैठे दोस्त की तरफ देखकर बोला, जो उन लोगों की बातों से मुंह पर बेजारी लाए हुए नागवारी से बोला था। आई डोंट केयर, मुझे इन लड़कियों में जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, मुझे नफरत है इनसे। ये आज किसी की हैं तो कल किसी की। इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये टिश्यू पेपर की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। मेरी कैफ खान की नज़र में इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा बस अब बातें ही करते रहना है या कुछ खाना भी है? कैफ के चेहरे पर गुस्से देखते हुए जल्दी से रायान बोला और काउंटर की तरफ आ गया। बरीरा जो कब से काउंटर पर खड़ी अपने खाने की चीजें ले रही थी, कैफ की सारी बातें सुन चुकी थी। रायान के वहां आते ही अपना सामान लेकर टेबल की तरफ चले गए जहां नरगिस और मैरी बैठी इसका इंतजार कर रही थी। उफ, किस कदर घटिया सोचा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। उन सब की टेबल काउंटर के करीब थी, इसीलिए उसने बासानी उन लोगों की सारी बात सुन ली। वापस अपनी जगह पर बैठकर कैफ की बातों को सोच रही थी तब नरगिस बोली, क्या इतनी देर लगा दी, जल्दी नहीं ला सकती थी? तुम मोटी खुद ले आती। बरीरा ने भी तब का जवाब दिया। यार मैं इसके पास जाऊं, दोस्ती तो कर ही सकते हैं ना। मेरी की सुई तो बस कैफ पर अटकी थी। बैठी रहो उधर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बरीरा बोली। क्यों? बरीरा को रोकना मैरी को पसंद आया तो पूछ बैठी। क्योंकि वो अभी बरीरा बोल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। पापा का नंबर फोन पर जगमगाता देख बरीरा फौरन कैंटीन से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, और मेरा बेटा कैसा है? बाप की आवाज सुनकर बरीरा के चेहरे पर खुशी उतर आई। आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक है, बरीरा ने मुस्कुरा कर कहा। मेरी गुड़िया को कोई मसला तो नहीं है वहां पर?
नहीं पापा, बेफिक्र रहें और अगर कुछ हुआ तो आपको बताऊंगी। अच्छा अभी कहाँ? बरीरा के पीछे से शोर सुनकर अहमद साहब ने पूछा। पापा कैंटीन में हूँ। अच्छा लगता है गलत वक्त पर फोन कर लिया। नहीं पापा, अभी तो फ्री थी, अभी कोई क्लास नहीं। वो जानती थी कि उसको अकेले इतना खुद से दूर भेजने के कितने परेशान थे, इसलिए फौरन बोली। अच्छा चलो, मैं रात को फोन करूंगा, अभी आपकी आवाज सुन ली यही बहुत है। वो मुस्कुरा कर बोले। ओके फिर मैं रात को इंतजार करूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ मेरी माँ रखूंगा, और आप भी चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो। ओके पापा बाय। फोन बंद करके वो पलटी हिती के सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई। और सॉरी, मैंने देखा नहीं। परीरा ने नीचे गिरा फोन उठाते हुए कहा और चेहरा उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा तो जिसके चेहरे पर नागवारी उतर आई थी। हाँ अगर आंखों का इस्तेमाल करती तो ना टकराती। ये शायद मर्दों को मुतवज्जो करने का कोई तरीका होगा तुम्हारा। कैफ परीरा के चेहरे पर नजरें जमाए बोला। मिस्टर, आपको शायद ही कोई बड़ी गलतफहमी है कि हर कोई आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता है। ये आपकी टाइप की लड़कियां होंगी जिन्होंने आपको सर पर चढ़ा रखा है, पर ना तो मैं ऐसी हूं और ना मुझे कोई शौक है आपको मुतवज्जो कराने का अपनी तरफ, समझे मिस्टर? ये कहते हुए कैंटीन चली गई। कैफ का गुस्से से बुरा हाल था, तभी रायान बोला। ये जरूर एशियन है, जुबान देखी तुमने, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह चलती है। वो हंसते हुए बोल रहा था जबकि कैफ की गोरी पर एकदम उसकी हंसी को ब्रेक लगी। कहेंगी भी हो, सब एक जैसी होती है, कैफ ने हकारत से बोलकर सर झटका। अगले दिन मैरी, नरगिस और बरीरा क्लास लेने के बाद बाहर घास पर आकर बैठी थी जब अचानक बरीरा को याद आया कि वो लाइब्रेरी से किताब उठाना भूल गई है। तभी नरगिस और मैरी को छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ चल दी। अभी वो लाइब्रेरी के अंदर जा रही थी कि एक लड़का बरीरा के सामने आ खड़ा हुआ। हेलो लेडी। बरीरा ने नागवारी से उसे देखा और साइड से निकलने लगी कि वो लड़का फिर ढटाई से सामने आ गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बरीरा ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा। अभी उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उस लड़के से उलझने का, इसलिए उसने वापस पलटने का सोचा। अभी वो मुड़ ही रही थी कि उस लड़के ने बरीरा का हाथ पकड़ लिया। बस तभी बरीरा की बर्दाश्त जवाब देके और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर रसीद किया। इर्द गिर्द के सारे लोग रुककर उन्हें देखने लगे। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ देखकर वो लड़का इतना गुस्सा जब्त कर गया और बरीरा एक नागवार नजर उस पर डालकर आगे बढ़ गई। कैफ जो क्लास से बाहर निकलकर लाइब्रेरी की तरफ आ रहा था, सामने का मंजर देख वहीं रुक गया और बरीरा उसके सामने से होती नरगिस और मैरी की तरफ चली गई। कैफ बस उसको जाते हुए देखता ही रहा। वो लड़का क्लास में आया तो उसके गुस्से से बुरा हाल था। ब्लडी बिच, समझती क्या है खुद को? वो बुड़बुड़ाया। क्लास शुरू होने में भी टाइम था, इसलिए क्लास अभी खाली थी। सामने ही उसका दोस्त चलता हुआ आया था। क्या हुआ क्रिस्टन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रॉबर्ट अपने दोस्त को गुस्से में देखकर बोला। वो लड़की सबके सामने मुझ पर हाथ उठाती है। एक दुनिया मेरी दीवानी है और आज मैं पहली बार खुद उस लड़की के पास गया और वो बिच मुझे थप्पड़ मारती है। छोड़ूंगा नहीं। यार देख लेंगे उसे, तू गुस्सा मत कर। रॉबर्ट अभी बोल ही रहा था जब कैफ चलता हुआ क्लास में आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। क्रिस्टन ने नागवाई से कैफ को देखा, क्योंकि जब से वो आया था सारी लड़कियां उसके बारे में ही बात कर रही थी। बस एक बरीरा थी जिसको कैफ के साथ लड़ते देखकर उसके देख लिया था, इसलिए उससे दोस्ती करने उसके पास पहुंच गया ताकि कैफ को नीचा दिखा सके। पर अब बरीरा के थप्पड़ ने उससे का पारा और हाई कर दिया था। अहमद साहब अपने ऑफिस में बैठे बरीरा की तस्वीर देख रहे थे। कुछ देर बाद उनको मीटिंग के लिए जाना था। बरीरा, काश लोग समझ पाते तो मैं कभी तुमको उससे इतना दूर ना भेजता, लेकिन ये जालिम लोग तुम्हें यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। वो अपनी ही सोचों में गुम थे कि इनके सेक्रेटरी ने आकर मीटिंग का बोला तो वो उठ खड़े हुए। आज उनकी मिस्टर लुकमान के साथ मीटिंग थी। मिस्टर लुकमान शाह जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन अहमद साहब की तरक्की की वजह से उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे और आज इस सिलसिले में उन्होंने मीटिंग रखी थी। रात के 10 बज रहे थे जब खिड़की के सामने खड़ी अपनी सोचों में गुम थी कि नरगिस के बोलने पर अपने ख्यालों से बाहर आई। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था बरीरा। क्या जरूरत थी उस लड़के को थप्पड़ मारने की? खामोशी से वहां से वापस आ जाती। मैं वापस ही आ रही थी पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं क्या करती? मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने मार दिया। बरीरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अब उसे क्या बताती कि उसके लिए बातें कितनी नागवार थी। खैर छोड़ो, ये मैरी कहाँ गई? बरीरा ने मैरी के बेड की तरफ देखते पूछा। उसकी कुछ दोस्त आई थी तो उनके साथ गई है। खैर हम सो जाते हैं, कल हमारा वैसे भी टेस्ट है। हाँ ठीक है। बरीरा ने पलटकर खिड़की के पर्दे ठीक किए और आकर बेड पर लेट गई। क्रिस्टन को थप्पड़ मारने के बाद से अब तक वो बहुत घबरा गई थी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। जो होना था वो तो हो गया। वो बेड पर लेटा मुसलसल छत को घूर रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। तकरीबन आधे घंटे से सोचों में गुम वो छत को घूरे जा रहा था। फिर सर झटक कर आंखें बंद करता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन ना नींद आनी थी और ना आई। फिर बेड से उठकर खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं उसको सोच रहा हूँ? व्हाट द हेल विद यू कैफ? वो खुद से बुड़बुड़ाता मुड़कर वापस बेड की तरफ आया और साइड टेबल से ग्लास और शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। वो हमेशा अपने सुकून के लिए यही करता आया था। जब वो काफी देर तक शराब नोशी करते पूरे नशे में उतर गया तो वापस बेड पर लेट गया और यूं ही छत को घूरते उसकी आंख लग गई और बलाखिर वो गहरी नींद में उतर गया।
आज उन लोगों का इरादा यूनी के बाद शॉपिंग पर जाने का था, तो वो क्लास खत्म होने के बाद यूनी से निकल के शॉपिंग के लिए गई। शॉपिंग मॉल में आकर वो कपड़ों की दुकान में कपड़े देख रही थी जब बरीरा की नज़र एक गिफ्ट शॉप पर पड़ी। मैरी और नरगिस को 1 मिनट का बोलकर उसने अपने कदम गिफ्ट शॉप की तरफ बढ़ाए। वहां आकर एक फोटो फ्रेम देखने लगी जो बिल्कुल वैसा ही था जो उससे टूट गया था। पापा को कितना पसंद था वो फ्रेम। फ्रेम खरीदकर वो अभी चीजें देखने लगी थी कि 2 लड़के उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उसको अजीब उलझन होने लगी। फ्रेम तो वो ले चुकी थी, इसलिए मजीद खड़े होना बेकार था। फौरन वहां से निकली और वापस उसी दुकान में आई जहां कुछ देर पहले मैरी और नरगिस खड़ी कपड़े खरीद रही थी। उनको वहां पर ना पाकर उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। अब ये कहाँ चली गई? एक तो यहाँ इतना टाइम हो गया, कहा भी था यहीं रहना, अभी आई पर नहीं। सबर कहाँ है? अब कहाँ तलाश करूँ इन्हें? वो भी सोच ही रही थी कि फिर वही लड़के उसके साइड पर आकर खड़े हो गए। वो माल में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, वरना कोई और मौका होता तो अच्छे से सबक सिखाती। वहां से हटकर आगे दुकानों में देखने लगी, पर दोनों उसे कहीं नजर ना आई। उसको रह रहकर उन पर गुस्सा आ रहा था। वहां से निकलकर बाहर आई ताकि उनको फोन करके बाहर बुलाए। अभी उसने फोन करने के लिए मोबाइल बैग से निकालना ही चाह के उसे एहसास हुआ बैग से मोबाइल और पैसे निकाल लिए गए थे। उसने अच्छे से बैग को देखा, पर वो खाली था। मेरा मोबाइल, पैसे, शिट, उफ वो लड़के। वो चोर थे और अपना काम करके दिखा कर जा चुके थे। अब क्या करूं? एक तो इन दोनों का नहीं पता और वो चोर भी सब उड़ा ले गए। अब क्या करूं? रात होने लगी है, थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, अगर ना आई तो हॉस्टल चली जाऊंगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो लोग ना आए तो बरीरा ने सड़क पर चलना शुरू किया। मोबाइल और पैसे चोरी होने की वजह से उसने टैक्सी भी नहीं ली। गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कैफ यूनिस आने के बाद अपने ऑफिस चला गया। अब वो सीधा अपने घर आया था। अपने डैड के बिजनेस को अब वही देखने लगा था, तो यूनी के बाद सीधा वहां चला जाता। अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। कुछ दिनों से उसकी अजीब हालत हो रही थी। चाहकर भी वो किसी चीज में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं इस फजूल लड़की की बातें सोच रहा हूँ। सर झटकता वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि साइड टेबल पर पड़ा उसका फोन बजने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो रायन का नंबर था। उसने फोन कान से लगाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से रायन बोला, कहाँ है तू? याद है ना आज हमने क्लब में मिलना था, तैयार नहीं हुआ कि नहीं? आ रहा हूँ 5 मिनट में। रायन की बात का जवाब देता वो उठा और फोन काटकर साइड टेबल पर रख दिया। उसका दिल हर चीज से हट गया था, और ऐसा क्यों था वो समझने से कासिर था। अलमारी से कपड़े निकालकर वो बाथरूम में घुस गया। अब जो भी था उसे जाना तो था ही, दोस्तों से वादा जो किया था। सड़क पर चलते चलते उसे एहसास ही ना हुआ कि वो गलत रास्ते पर आ गई है। उसको उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था जो जाने कहाँ निकल गई थी। ऊपर से मोबाइल और पैसे भी चोरी हो गए। अजीब हालत थी। गुस्सा, बेबसी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम सड़क पर चल रही थी कि पीछे से आती बाइक की आवाज। पहले सोचा लिफ्ट ले लिया, मगर फिर कोई नई मुसीबत गले न पड़ जाए, इस ख्याल के आते ही वो खामोशी से चलने लगी कि बाइक वाले ने बाइक लाकर उसके इर्द गिर्द घुमानी शुरू कर दी। हाय बेबी, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। जहन्नुम में जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर बरीरा ने दिल में कहा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ने लगी कि वो लड़का बाइक से उतरकर उसके आगे आया और उसका हाथ पकड़कर बाइक की तरफ खींचने लगा। वो काफी नशे में था और मुसलसल बेहुदा अल्फाज निकाल रहा था। बरीरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत, उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उफ अल्लाह, अगर मुझे पता होता आज ये सब होगा तो कभी बाहर ना निकलती। सोचते हुए मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि एक कार सड़क से आती दिखाई दी। उस लड़के की उसकी तरफ पीठ थी और कुछ नशे का भी असर था कि वो पीछे से आती कार की आवाज तक न सुन सका, और अचानक कार ठीक उनके सामने आ रुकी। अभी वो नहाकर बाथरूम से निकला था कि रायान की कॉल फिर आने लगी। एक तो इसको सुकून नहीं। उसने कॉल काटकर उसको मैसेज कर दिया आने का, और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बनाकर चाबी उठाता जल्दी से बाहर निकला और कार में बैठकर कार को रोड पर डालता अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि सामने एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता नजर आया। पहले तो सोचा छोड़ो क्या पराए खड्डे में पड़ना, लेकिन फिर जमीर के हाथों मजबूर होकर मदद को जा पहुंचा। वो ऐसा ही था। भले औरतों से कितनी नफरत हो, हकीर समझता हो, लेकिन किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। ये उसके बाबा का दिया दर्ज था जिसको चाहकर भी भुला नहीं पाता था। बरीरा फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। तभी उसके मुंह से बहुत धीमी सी आवाज से बस इतना निकला, कैफ। वो लड़का जो बरीरा को खींचकर अपनी बाइक तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ देकर पीछे मुड़ा के एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। नशे में तो वैसे ही था, इसलिए फौरन मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। कैफ ने उसे उठाकर 2-3 घूंसे और मारे और उसको बाइक के ऊपर फेंक दिया। कैफ का ये रूप देखकर बरीरा को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। वहां से खिसकने का सोच ही रही थी कि कहीं फिर से कोई मुसीबत गले न पड़ जाए कि अचानक कैफ की गुस्से भरी आवाज कान में पड़ी, यहाँ क्या कर रही हो? वो बरीरा जो घबराहट की वजह से उर्दू में बोल रही थी, जब कैफ उसकी बात काटता हुआ बोला, क्या वो में लगा रखी है मैडम? ये पार्क नहीं जो यहाँ चहलकदमी करती फिर रही हो, और वो भी इतनी रात को। वो जहाँ कैफ के उर्दू बोलने पर हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ कैफ की बात सुनकर बरीरा तप गई।
तो फौरन बोली, मैं यहाँ कोई चहलकदमी नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर गई थी। बरीरा के ये बोलने की देर थी जब कैफ ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। फ्रेंड्स, शॉपिंग, अच्छा लग तो नहीं रहा? कहते साथ उसने एक तंजिया मुस्कुराहट उसे देखा। कैफ की मुस्कुराहट देख वो अंदर तक जल। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आई थी, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने काफ़ी देर शॉपिंग मॉल में इंतजार भी किया, पर जब वो नहीं मिली तो वहाँ से निकल आई, और मेरा मोबाइल और पैसे भी चोरी हो गए, तो इसलिए पैदल हॉस्टल जा रही थी। कैफ की नज़र में ऐसा कुछ था जो वो चाहते हुए भी सफाई देने पर मजबूर हुई। कहानी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग। सीधे सीधे बोलो, डेट पर आई थी। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। तुमने मेरी मदद की इसके लिए शुक्रिया, पर अपनी बकवास अपने पास रखो। कैफ बस खड़ा बस बरीरा को देखे जा रहा था, जैसे बरीरा की बात पर यकीन न आया हो। कैफ के ऐसे दिखने पर वो और तप गई। मजीद बहस की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुड़कर जाने लगी कि कैफ की आवाज पर मुंजमद हुई। बैठो गाड़ी में, वो कहकर मुड़ा और गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोलते एक नजर फिर बरीरा को देखा, जो अभी तक वहीं खड़ी थी। कैफ के माथे पर बल पड़ गए। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? क्या वहीं खड़े रहने का इरादा है? बरीरा को अपनी जगह से हिलता ना देख उसने कहा, तो वो सोच में पड़ गई। क्या करूं, जाऊं या नहीं? वैसे इतना कुछ हो गया है आज में, पर अकेले जाना भी ठीक नहीं। रात हो गई और सुनसान रास्ता भी तो है। वो सोच ही रही थी कि एक बार फिर कैफ की आवाज अपनी सोच से बाहर आई। ठीक है, खड़ी रहो यहीं, वो बोलकर गाड़ी में बैठ रहा था कि बरीरा फौरन बोल रही, नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ ना, जब एहसान कर ही दिया है तो पूरा करो। भागती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। बोलते ऐसे रही हो जैसे खुद एहसान कर रही हो मुझ पर। कैफ ने उसकी तरफ देखकर सोचा और गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। रास्ते भर उनकी कोई बात न हुई। कैफ ने गाड़ी हॉस्टल के दरवाजे पर थोड़ा पहले रोकी। यूं तो वो एक आजाद मुल्क था, लेकिन उसके बराबर बैठी लड़की थी, वो अच्छे से जान गया था। गाड़ी साइड पर रोकता वो उसके उतरने का इंतजार करने लगा। वो दरवाजा खोलकर उतर गए भी एक कदम ही बढ़ाया था कि कैफ की आवाज पर मुड़कर उसकी तरफ देखा। बी केयरफुल। बरीरा ने नासमझी से कैफ को देखा। उसकी नजरों का मफहूम समझकर वो बोला, क्रिश्चियन से बचकर रहना, वो तुमसे थप्पड़ का बदला लेने का इरादा लिए हुए है। ऐसा ना हो तो मैं नुकसान पहुंचा दे। बरीरा हैरान सी उसे देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स जो औरतों से नफरत करता वो ये सब बोल रहा था। उधर कैफी इन्हीं बातों पर हैरान था। बरीरा की नजरें खुद पर जमी देख वो कार को भगाता वहां से निकालता चला गया। बरीरा भी रूम में दाखिल हुई थी कि मैरी को कान में हेडफी लगाए गाने सुनता देख उसका दिमाग ही घूम गया। उसने बेड पर पड़ा तकिया उठाकर मैरी की तरफ फेंका। वो जो आंखें बंद करके कुर्सी पर मजे से विराजमान गाने सुन रही थी, सफ्ताज के लिए तैयार ना थी, और तकिया सर पर पड़ते ही चकरा उठी। जो ही नजर उठाकर सामने देखा, बरीरा उसको खूंखार नजरों से घूर रही थी। अभी मैरी कुछ बोलती कि बाथरूम से नरगिस अपने बाल तौलिए में लिपेटे बाहर निकली। बरीरा को खड़ा देखकर अभी वो कुछ बोल नहीं लगी थी कि उसके चेहरे के तासुरात देख वापस बंद कर लिया। तुम कमीनियों, कहाँ छोड़कर भाग गई थी? हाँ, वो चिल्लाई। हम छोड़ के गए थे, हमें लगा तुम वहां से चली गई थी। हमने तुम्हें पूरे मॉल में ढूंढा पर तुम्हें कहीं नहीं मिली। हमने तुम्हारा फोन भी ट्राई किया था पर वो बंद था। हमें लगा तुम हॉस्टल आ गए हो, इसलिए हम आ गए, पर तुम यहाँ भी नहीं थी। अब अगर थोड़ी देर और ना आती तो हमने मैडम के पास जाकर इन्फॉर्म कर देना था कि तुम गायब हो गए हो, और पूछना तो हमें चाहिए कि तुम कहाँ थी। नरगिस की बात पर मैरी भी फौरन बोली, हाँ बताओ कहाँ थी? बरीरा जो उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, गहरा सांस लेकर सब बताती चली गई, सिवाय सड़क पर होने वाले हादसे और कैफ के बारे में कि किस तरह उसकी मदद की। बरीरा को हॉस्टल छोड़ने के बाद वो वापस घर आ गए। रयान के सारे रास्ते कॉल आती रही और वो काटता रहा। अब भी फोन मुसलसल बज रहा था। तंग आकर बालाखिर उसने कॉल उठाई। हेलो। कैफ की आवाज सुनते ही रयान ने सवाल की बौछार शुरू कर दी। कहाँ है? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आया क्यों नहीं? आई एम बिजी। रयान के इतने सवालों पर मुख्तसर सा जवाब देकर फोन काट दी, और बस वो पर करता रह गया। फोन काट कर उसने बेड पर फेंक कर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो उठा और बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। काफी देर यूं ही सियाह आसमान को देखते वो सोच में डूबा रहा, और फिर आखिरकार एक फैसले पर पहुंच गया। अगले दिन जब वो यूनी पहुंची तो उसकी नजरें कैफ को ढूंढ रही थी। अपने परेशानी में कल वो उसका शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई थी, इसलिए वो उसको ढूंढकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसको ढूंढती हुई क्लास लाइब्रेरी से होकर लॉकर रूम में आ ही रही थी कि सामने का मंजर देख दरवाजे पर ही रुक गई। कैफ जो मैरी को लॉकर के ऊपर धक्का दे चुका था, अब एक थप्पड़ लगाने ही वाला था, बरीरा को देखकर फौरन वहां से निकलता चला गया। बरीरा भागकर मैरी के पास आई, जो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं तो बस दोस्ती करना चाहती थी, पर उसने मुझे इतना जलील किया। अगर तुम ना आती तो मुझे थप्पड़ भी मार देता। अच्छा तुम रो नहीं, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो, मैं भी आती हूँ, बरीरा कहती लॉकर रूम से निकलकर कैफ ढूंढने लगी। कुछ देर पहले जो शुक्रिया का इरादा था, अब उसकी अकल ठिकाने लगाने का हो गया। माना कि औरत से नफरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों को जलील करता फिरे। उसको ढूंढती हुई कैंटीन में आई तो सामने ही उसे एक टेबल पर बैठा नजर आया। फौरन उसके सर पर जान पहुंची।
ये क्या हरकत थी? अगर तुम्हें मैरी से दोस्ती नहीं करनी थी तो मना कर देते। ये कौन सा तरीका था मना करने का? बहिरा गुस्सा जब्त करते हुए बोली। कैफ खामोशी से बस उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रही? कैफ को यूं खामोश बैठा देख उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। कैफ अपना मोबाइल उठाकर उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अव्वल तो ये कि मैं तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, पर जब तुम इतना पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ। मैंने तुम्हारी दोस्त की दावत को पहले आराम से ही रद्द किया था, पर तुम्हारी ही दोस्त को इज्जत रास ना आई। जलील होने का शौक था तो मैंने कर दिया। और तुम्हारी दोस्त ने तो ये जरूर बताया होगा कि वो किस किस्म की दोस्ती की बात कर रही थी। कैफ ने कहते हुए गौर से बरीरा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर कैफ की बात समझकर हवाइयां उड़ गई थी। वो बस खामोशी से कैफ को देखे जा रही थी। कैफ फिर बोला, दूसरा यह कि नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से। अपनी दोस्त के गलत होने पर भी उसकी हमायत में आ गई। आइंदा मेरे साथ इस रूम में बात की तो अच्छा नहीं होगा। जो थप्पड़ मैरी के नहीं लगा वो तुम्हारे लगाने में देर नहीं करूंगा। तुम्हारी मदद की इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर चढ़ जाओ। वो कहता कैंटीन से निकल गया और बरीरा वहीं साकत खड़ी रह गई। अजीब शख्स था, औरतों से दूर भागने वाला, नफरत करने वाला, मदद करने वाला। अजीब था, बहुत अजीब। और क्यों था वो समझने से कासिर थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। बारिश बहुत जोर शोर से बरस रही थी। वहीं वो तीनों बैठी अपने अपने कामों में मसरूफ थी। बरीरा नोट बना रही थी और मैरी उसके पास आई। तुमने कैब से बात की? बरीरा का नोट्स बनाता हाथ रुका। उसने सर उठाकर तासुब भरी नजरों से मैरी को देखा और फिर नफी में से हिलाया। क्यों, तुम तो उससे बात करने गई थी ना? उसने उलझन भरी नजरों से बरीरा को देखा। बरीरा को मैरी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने सब जाने के लिए मुंह खोला ही था कि मैरी के चेहरे पर नजर डालते रुक गई। वो अलग दुनिया से था, मैरी अलग। उसका मजहब अलग था, मैरी का अलग। उसकी कुछ हुदूद थी और मैरी, वो एक अमेरिका जैसे मुल्क में आकर भी सर पर स्कार्फ लेती थी और मैरी, उसके तो कपड़े भी पूरे नहीं होते थे। यानी समझाना बेकार था। बरीरा ने नोट साइड पर रखे और मैरी की तरफ देखा। मैरी, मेरी बात नहीं सुनी उसने और पहले ही मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ बल्कि किसी के साथ भी किसी किस्म की दोस्ती नहीं करना चाहता। बरीरा को ये कहते हुए कुछ फखर सा हुआ और ऐसा क्यों महसूस हुआ खुद भी नहीं जानती थी। मैरी उदास चेहरा लिए उठ गई। बरीरा ने मुंह मोड़कर नरगिस की तरफ देखा और तभी उसको एक शरारत सूझी। उसने मुड़कर टेबल पर पानी का ग्लास उठाया और लैपटॉप को और पलटकर नरगिस की तरफ उछाल दिया। वो जो लैपटॉप पर अपने मनकूस से गुफ्तगू में मसरूफ थी, अब एक चुड़ैल सी तस्वीर बनी बैठी थी। पानी पड़ने की वजह से सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। सामने स्क्रीन में नजर आता लड़का पहले तो हैरत भरी नजरों से अपनी मनकुहा को देखता रहा, फिर लम्हा भर बाद एक छत फाड़ कहकर स्क्रीन से निकलकर कमरे में गूंज गया। नरगिस, जो पहले उसकी हरकत से गुस्से में आ गई थी, अब अपने शौहर नामदार को हंसता देखकर जल गई और तकिया उठाकर बरीरा की तरफ लपकी। नरगिस को अपनी तरफ आता देख बरीरा भागकर वॉशरूम में घुसी। मैरी, जो कुछ देर पहले उदास बैठी, अब नरगिस की हालत पर हंसी से लोटपोट हो रही थी। नरगिस ने तकिया मैरी के मुंह पर दे मारा और मुड़कर आवाज लगाई, कमीनी, बाहर आ, छोड़ूंगी नहीं। बरीरा ने दरवाजा खोलकर चेहरा बाहर निकाला और बोली, कौन जालिम चाहता है आप छोड़ें, पर पहले आप पकड़ तो सही। कहते हुए नरगिस को आंख मारी। नरगिस हैरत से मुंह खोले उसे देखती रही, फिर इन दोनों की हंसी कमरे में गूंज गई। आज कराची का मौसम काफी खुशगवार था। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बीचान किचन से निकल रही थी जब अहमद साहब को घर में दाखिल होते देखा। अरे, आप अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे? हाँ, दरअसल मुझे आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जाना है एक मीटिंग के लिए, तो सोचा बरीरा के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया। क्या आपने बरीरा को बताया आप वहाँ आ रहे हैं? बीजान ने अहमद साहब की तरफ देखते सवाल किया। नहीं, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। अचानक मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश होगी। ये तो है, मेरी तरफ से भी उसे बहुत प्यार दीजिएगा। पता नहीं कैसी होगी वहाँ मेरी बच्ची। आप फिक्र न करें, हमारी बेटी बहुत बहादुर है और वो अच्छी ही होगी। कम से कम यहाँ से तो वो ठीक होगी। ये कहते हुए अहमद साहब के चेहरे पर उदासी उतर आई। उदास ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा बेटा। बीजान ने उन्हें उदास देकर तसल्ली। आमीन। अच्छा, मैं फ्रेश होने कमरे में जा रहा हूँ, फिर बरीरा के लिए शॉपिंग करनी है। तो फिर आपको तो कुछ नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। अरे नहीं बेटा, सब कुछ है, आप बस जाएं। चलिए ठीक है, अहमद साहब कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। क्लास ऑफ हुई तो सब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्लास से बाहर निकलने लगे। सब क्लास से बाहर जा चुके थे सिवाय क्रिस्टन और रॉबर्ट के। तब क्रिस्टन बोला, आज किसी भी तरह यूनी के ऑफ होने तक उस लड़की को रोक के रखना। कुछ भी करो, यूनी के बाद होने से पहले वो यहाँ से जानी नहीं चाहिए। फिक्र ना करो, काम हो जाएगा। रॉबर्ट ने क्रिस्टन को तसल्ली दी और शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए क्लास से बाहर निकल गए। बरीरा, जो लाइब्रेरी में किताबों में सर दिए बैठी थी, घड़ी में टाइम देखकर तेजी से उठी। टाइम काफी हो गया था, उसे वहां बैठे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ और अपनी चीजें समेटती जल्दी से उठी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। तेज तेज कदम उठाए आगे बढ़ रही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई। हे लिसन, आप बरीरा हैं? बरीरा ने मुड़कर अपने पीछे देखा, फिर बोली, जी मैं ही बरीरा हूँ। आप कौन?
मैं ओलिव, दरअसल आपकी फ्रेंड नरगिस ने भेजा है, उसके सिर पर चोट आई है, वो आपको बुला रही है। क्या? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? जी ठीक है, मेरे साथ चले। बेड़ा परेशान होती ओलिव के साथ चलने लगी। टाइम काफी हो गया था, पर की क्लासेस तकरीबन खाली हो चुकी थी। बेड़ा ओलिव के पीछे चल रही थी, तभी ओलिव का फोन बजा। सोई, मेरी जरूरी कॉल है, मुझे जाना होगा। आपकी फ्रेंड मैं इस क्लास में आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं देख लूंगी, आप जाएं। बेड़ा कहते हुए आगे बढ़ गई। सारी क्लासेस के दरवाजे बंद हो चुके थे, सिर्फ आखिरी क्लास का दरवाजा खुला था। वो तेजी से कदम उठाते आगे बढ़ रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका स्कार्फ खींचकर सर से उतार दिया। बेड़ा का तवाज़ुन बरकरार न रह सका और सीधा फर्श पर जा गिरी। स्कार्फ खींचने की वजह से बेड़ा के सारे बाल खुलकर आगे को गिरे। बरीरा ने चेहरा उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, जो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बरीरा को ही देख रहा था। तुम? बरीरा क्रिस्टन को देखकर बोली। हाँ मैं। तुझे क्या लगा मुझे थप्पड़ मारेगी और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा? क्रिस्टन ने कहते हुए एक झटके से बरीरा का हाथ पकड़कर उठा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अब तुझे मालूम होगा क्रिस्टन से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। वो उसे खींचता हुआ क्लास की तरफ बढ़ा के एक जोरदार जर्ब कमर पर लगने से मुंह के बल जा गिरा। कैफ अपनी मतलूबा किताबें लाइब्रेरी से लिए निकला ही था कि यूनी के बाहर विपक्ष कुछ स्टूडेंट चलते हुए नजर आए। तो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जब उसकी नजर नरगिस और मैरी पर पड़ी। दोनों एक कोने में खड़ी बार बार किसी को फोन मिलाने में लगी हुई थी। वो अक्सर उन दोनों को बरीरा के साथ देख चुका था और मैरी को तो वो अच्छे से जानता था। बरीरा को उनको साथ ना देखकर और उनके चेहरे पर परेशानी देख वो कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तो वो उन दोनों के पास चला आया। एक्सक्यूज मी मिस, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरे ख्याल से यूनी का टाइम काफी हो चुका है, अब आपको चलना चाहिए। वो मैरी को इग्नोर करता नरगिस से बोला। जी वो हम अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो आ जाए तो फिर हम साथ जाएंगे। हो सकता है वो चली गई हो। नहीं, वो बगैर बताए तो कहीं नहीं जाती। वो लाइब्रेरी में थी, अब तक नहीं आई। मैं लाइब्रेरी से ही आ रहा हूँ, वहां पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दी। अच्छा आप एक काम करें, इस तरफ मेरी कार खड़ी है, आप ये चाबी लें और उसमें जाकर बैठे, मैं अंदर देख कर आता हूँ। जी ठीक है, नरगिस ने कहते चाबी ली और मैरी को मुखातिब किया, जो मुंह मोड़े कैफ को नजरअंदाज कर रही थी। चलो मैरी। वो मैरी को लिए कैफ गाड़ी की तरफ बढ़ गई और कैफ तेज तेज कदम बढ़ाता यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। केस्टन ने गाली देते हुए चेहरा मोड़कर देखा तो पीछे कैफ खड़ा था, जो खतरनाक तेवड़ियों से ही देख रहा था। कैफ ने गिरीबान से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया और उस पर घूंसों लातों की बरसात कर दी। क्रिस्टन के मुंह से खून निकल रहा था। कैफ किसी सूरत क्रिस्टन को छोड़ने को तैयार न था। क्रिस्टन ने एक जोरदार धक्का कैफ को दिया और खुद को छुड़ाता वहां से भाग निकला। कैफ संभला और क्रिस्टन को जाता देख पलटकर बरीरा की तरफ आया, जो फर्श पर बैठी थी। दोबारा गिरने की वजह से उसका घुटना जख्मी हो चुका था। कैफ ने बरीरा को उठाकर खड़ा किया और मुड़कर जमीन पर गिरा स्कार्फ उठाकर वापस उसके सामने खड़ा हुआ। बरीरा की आंखों में आंसू थे। वो कभी भी किसी गैर के सामने आंसू नहीं बहाती थी, पर जो आज हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। कैफ खड़ा बरीरा को देख रहा था। उसने यूं पहली दफा बरीरा को बगैर स्कार्फ के देखा था। खुले बाल, भीगी आंखें, सुर्ख गाल। वो खूबसूरत थी, पर इतनी भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत उसको सबसे मुनफरिद बनाती थी। कैफ ने हाथ बढ़ाकर स्कार्फ उसके सर पर डाला और बाजुओं से पकड़ता वॉशरूम की तरफ ले आया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। बरीरा से कुछ बोला नहीं गया। वो सर हिलाती वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले तो चेहरा धुला हुआ था और स्कार्फ को अच्छे से सर पर जमाए हुए थी। कैफ ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा। नहीं, रहने तो मैं चल लूंगी। कैफ बिना उसकी बात का असर लिए उसे पकड़कर सहारा देता बाहर ले आया, जहाँ नरगिस और मैरी उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों का आता देख वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? बरीरा की चोट पर नजर पड़ी तो फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम्हारी दोस्त सीढ़ियों से गिर गई थी। बरीरा के कुछ बोलने से पहले कैफ ने जल्दी से बात संभाली। बरीरा को आगे बिठाकर वो दोनों भी पीछे बैठ गई। कैफ भी गाड़ी स्टार्ट करता हुआ गाड़ी को हॉस्टल के रास्ते पर निकाल लाया। पूरे रास्ते खामोशी रही थी। उन सबको हॉस्टल उतारकर कैफ अपने घर की जानिब चल पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। नरगिस और मैरी यूनी चली गई थी। कल रात उसने उन दोनों से कोई बात ना की थी और न ही उन दोनों ने कुछ पूछा। वो उठकर बाथरूम में चली गई। नहाकर जब वो वापस आई तो उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो पापा कॉलिंग लिखा था। उसने फौरन कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। और आप? बाप की आवाज़ सुनते ही बरीरा सब कुछ भूल गई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ? उन्होंने पूछा। मैं हॉस्टल में हूँ। अच्छा तो तैयार हो जाओ, मैं अपनी गुड़िया के पास आ रहा हूँ। क्या? बरीरा जोर से चिल्लाई। सीरियसली पापा आप यहाँ हैं? हाँ, और मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनते ही बरीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाए। बाय। ओके बाय। फोन रखते ही बरीरा खुशी से झूम उठी। कितने अरसे बाद वो अपने बाबा से मिल रही थी। यहाँ आकर कितना वक्त गुजर गया था बाप को देखे बिना। वो जल्दी से तैयार हुई और अहमद साहब का इंतजार करने लगी। अहमद साहब उसको हॉस्टल से लेकर रेस्टोरेंट आए थे और अभी टेबल पर आमने सामने बैठे ही थे। पिज्जा नोश फरमाए थे जब बरीरा बोली, पापा आपको कल मुझे फ़ोन करना चाहिए था। जब आप रात में ही अमेरिका आ गए थे तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाती। आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
क्योंकि मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता था। अगर मैं अपने आने का बता देता तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसे दिखता? खैर चलो जल्दी करो, इसके बाद मुझे मीटिंग में जाना है। कैसी मीटिंग? प्रिया ने खाते हुए पूछा। मैंने लुकमान साहब के साथ पार्टनरशिप की है और अब हम मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मीटिंग है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। पर पापा आपको पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत? कई दफा लोग धोखा भी दे देते हैं। अरे बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तुम फिक्र ना करो, जल्दी करो, मीटिंग के बाद मुझे एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है। जी ठीक है, बरीरा ने मुस्कुरा कर कहा। अहमद साहब बरीरा को हॉस्टल छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए चले गए और रूम में आकर फ्रेश होने के लिए वो बात लेने लगी। वापस आकर शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश करने लगी। तभी उसे कल का वाकया याद आया और क्या अजीब इंसान है, सर्द गर्म सा, कभी इतना अच्छा हो जाता है और कभी खड़ूस बनकर, कभी खड़ूस, कभी दिल का बुरा नहीं लगता। लेकिन कहता तो यूं है लड़कियों से नफरत है, पर हर दफा मदद को आ जाता है। उसे सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खैरियत तो है ना? क्यों इसका इतना मुस्कुराया जा रहा है? बिरला ने नजर उठाकर सामने देखा जहाँ नरगिस और मैरी खड़ी सही देख रही थी। हाँ खैरियत है, पापा से जो मिलकर आ रही हूँ। बिरला ने बात की। व्हाट? चंद घंटों में तुम पाकिस्तान से जाकर अंकल से मिलकर कैसे आई? नरगिस ने हैरत से कहा। इडियट! बरीरा ने तासुब से उसे देखा और बोली, पापा अमेरिका आए हुए हैं कल रात से और आज सुबह ही मुझसे मिलने आए हैं। अभी मीटिंग में गए हैं और उसके बाद उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। अच्छा वाकई? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अंकल से मिलने। नरगिस पुरजोशी होकर पूछने लगी। हाँ क्यों नहीं, तुम भी चलोगी मैरी? बरीरा ने मैरी की तरफ देखते पूछा जो किताबों में सर दिए बैठी थी। नहीं तुम लोग जाओ, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। ओके, बरीरा मुस्कुरा कर कहती फिर अपनी तैयारी में लग गई। अहमद साहब की मीटिंग खत्म हुई तो वो उनको लेने हॉस्टल आ गए। कुछ देर घूमने फिरने के बाद हॉस्टल से क्लियरेंस करवाकर वो लोग एयरपोर्ट पर खड़े थे। पापा इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास सब कुछ है यहाँ, और वैसे भी थोड़ा ही तो वक्त बचा है, उसके बाद तो मैं आपके साथ रहूंगी। और मैंने तुमसे कहा था हम सब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान में अपना सब काम समेट लो, फिर तुम्हें डिग्री मिलने से पहले हम यहाँ आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, मैं वहाँ आती हूँ या आप यहाँ। ओके लेट्स सी, अहमद साहब ने मुस्कुराकर कहा और बरीरा और नरगिस को खुदाफिज कहते एयरपोर्ट के अंदर चले गए। ये जाने बगैर कि ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात है। गुजरे दिनों के मुकाबले में आज गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वक्फे वक्फे से चलती ठंडी हवा ने मौसम को काफी खुशगवार बना रखा था। ऐसे में क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट सर के दिए जाने वाले लेक्चर को नोट कर रहे थे। उधर ही एक चेयर पर बैठा कैफ जो लेक्चर नोट करने में मसरूफ था, उसका लेक्चर नोट करता हाथ रुका। पेन में इंक खत्म हो चुकी थी। पेन को छिड़ककर उसने लिखने की फिर से कोशिश की, पर नाकाम। तभी एक हाथ पेन थामे उसके सामने। उसने चेहरा उठाकर देखा तो बरीरा बज़ाहिर अपना लेक्चर नोट करने में लगी थी, मगर दूसरे हाथ में पकड़ा पेन कैफ के आगे कर रखा था। कैफ ने बगैर कुछ बोले उसके हाथ से पेन थाम लिया। उस दिन के बाद से बरीरा के दिल में कैफ के लिए बदगुमानी खत्म हो गई थी। अब उसके लिए बुरा इंसान नहीं था, हाँ खड़ूस बीवी था। बज़ाहिर वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, लेकिन जब भी बरीरा को मदद की जरूरत होती वो हाजिर होता और हल्की फुल्की मदद बरीरा भी कर देती थी। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। सारा साल मौज मस्ती में गुजारने के बाद सब अपने फाइनल सेमेस्टर की तैयारी में लगे थे। यूनी के साल इतनी तेजी से गुजरे कि पता ही ना चला। दिन रात की मेहनत के बाद जैसे तैसे ये सेमेस्टर भी गुजर गया और बालाखिर वो दिन भी आ गया जिसके लिए उन्होंने इतने साल मेहनत की। ब्लैक गाउन पहने, सिर पर ब्लैक कैप लगाए, वो अपने अमालनामे हाथ में लिए स्टूडेंट्स इधर से उधर घूम रहे थे और कुछ ग्राउंड में लगे चेयर्स पर बैठे थे। कॉन्वोकेशन सेरेमनी का इंतजाम यूनी के ग्राउंड में ही किया गया था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उन सब में आज सबसे ज्यादा खुश बरीरा थी। उसका इंतजार खत्म हुआ था। चाहे वहाँ कोई कुछ भी बोले, उसको किसी से परवाह नहीं थी। उसके पापा तो यहाँ ना आए थे, लेकिन अब वो उनके पास जा सकती थी। ग्राउंड में खड़ी वो नरगिस और मैरी से बातें कर रही थी जब उसको अपने पीछे किसी की आवाज आई। पलट कर देखा तो क्रिस्टन खड़ा था। उस दिन के बाद से वो कभी उसके सामने नहीं आया था, पर आज इस तरह देखकर बरीरा के चेहरे पर नागवारी उतर आई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उसने बरीरा के चेहरे पर आई नागवारी को नजरअंदाज करते कहा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कहकर वो जाने लगी तो क्रिस्टन ने इसका रास्ता रोका। बस 2 मिनट, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। बरीना ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा और फिर मुड़कर मैरी और नरगिस को। ओके, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। ओके, थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं। वहां से हटकर वो थोड़ा आगे आगे आए। जल्दी बोलो क्या कहना है, बरीरा ने बेजारी से कहा। वो मुझे तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगनी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते प्लीज? देखो तुम, बरीरा बोल ही रही थी कि क्रिस्टिन ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाकर बोला, आई एम सॉरी बरीरा। छोड़ो छोड़ो मेरे हाथ। बरीरा को तो उसकी हरकत हैरान कर गई। वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचने लगी, मगर क्रिस्टन की गिरफ्त मजबूत हुई। तभी ग्राउंड में बैठे कैफ की नजर उन पर पड़ी। वहां बैठे वो उन दोनों को वाज़ेह तौर पर देख सकता था। क्रिस्टन के हाथों में बरीरा के हाथ देकर उसका खून खोल उठा। ओके ओके, मैंने माफ किया।
वाकई, इसका मतलब तुम आज रात की पार्टी में आओगी ना? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, बरीरा ने जान छुड़ाते हुए कहा। बरीरा के मुंह से हाँ सुनते उसने हाथ छोड़ दिया तो बरीरा शुक्र का सांस लेती फौरन निकली। वो वापस नरगिस और मैरी की तरफ बढ़ रही थी जब कैफ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बरीरा ने कैफ को देखते हुए बर्बक ब्रेक लगाया वरना उसके सीने से जा टकराती। वो हैरत से कैफ को देख रही थी, पहली दफा उसके सामने यूं आया था। क्या हुआ, कोई बात थी? कैफ के चेहरे के बिगड़े तेवर देखकर पूछ, कितने में डील करके आई हो? मतलब मैं समझी नहीं, वो ना समझी से पूछने। मतलब साफ है, कल तक तो वो तुम्हारा दुश्मन बना हुआ था, अब ऐसा भी क्या कर दिया जो इतनी दोस्ती होगी कि एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े थे? कितने की डील? कैफ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बरीरा का हाथ कैफ के चेहरे पर एक निशान छोड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है घटिया हरकत करने की? बरीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ मुझसे अपने की माफी मांगने आया था और तुम? मैं भी किसको वजाहत पेश कर रही हूँ जो औरतों को एक टिश्यू पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। बरीरा गुस्से से कैफ की तरफ देखती वहां से निकलती चली गई। उससे वहां और रुकना मुश्किल हो रहा था। कैफ भी गुस्से से आगे बढ़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया और बैठकर गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल गया। बरीरा गुस्से से हॉस्टल के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई। बरीरा, क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? नरगिस और मैरी भी उसके पीछे थी। उसको यूं गुस्से में देखकर पूछे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं, बरीरा ने बस इतना ही कहा। तो फिर इतने गुस्से में क्यों हो? तुम क्रिस्टियन से बात करने गई थी, क्या उसने कुछ? नरगिस बोल ही रही थी जब बरीरा का फोन बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो घर का नंबर था। अक्सर पीछानी घर के नंबर से फोन करती थी। हेलो। बरीरा ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया पर दूसरी तरफ से आने वाली खबर ने उसको साकित कर दिया। कैफ जब घर आया तो उसको शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता नदामत में बदल रहा था। फिर उसको खुद पर गुस्सा आने लगा। ये क्या कर दिया मैंने? मैं सोच भी कैसे सकता हूँ उसके बारे में ऐसा? उफ, पता नहीं कब ये बेतुमारी खत्म हो गई। वो सर हाथों में गिराए बैठा था तभी रायान की कॉल आने लगी। हेलो। कैफ तो आज की पार्टी में आ रहा है ना? कैफ की आवाज सुनते ही रायान बोला, नहीं मुझे नहीं आना। पर यार पूरी क्लास इनवाइटेड है, तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन कौन आ रहा है? कैफ ने कुछ सोचते हुए पूछा। सभी आ रहे हैं, कहा ना पूरी क्लास इनवाइटेड है। ओके, आ जाऊंगा, कैफ ने कहते फौरन ही फोन बंद किया। चलो आज रात इससे अपनी गलती पर एक्सक्यूज कर लूंगा। अपनी आदत के बरखिलाफ जाकर कैफ ने माफी मांगने का सोचा, ये जाने बगैर कि किस्मत उसे ये मौका देगी भी या नहीं। पार्टी का सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका था, मेहमान भी आने लगे थे। ये उनका आखिरी सेलिब्रेशन था। इसके बाद सबकी अपनी अपनी मंजिल थी। पेड्रा और नरगिस की तरह और भी कुछ गैर मुल्की स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी के लिए आए थे। पार्टी अपने अरूज पर थी। कैफ भी आ गया था और अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातों में मसरूफ था, मगर उसकी नजरें सब लोगों में सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी। पर वो थी क्या, नजर ही नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर मैरी पर पड़ी जो अपने दोस्तों से मिल रही थी। कोई और मौका होता तो उससे बात करना तो दूर देखता तकते ही। पर कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कैफ भी यही करता मैरी के पास जा पहुंचा। हेलो। मैरी ने पलट कर देखा तो आंखों में हैरत उतर आई। अगले ही लम्हे आंखें खुशी से चमकने लगी। कैसी हो? कैफ ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम? मैरी की खुशी का कोई ठिकाना न था कि आज कैफ ने खुद उससे बात की थी। मैं भी ठीक हूँ। अकेली आई हो? तुम्हारी दोस्ती नजर नहीं आ रही। उसने सरसरी लहजा अपनाया। कौन? नरगिस और बरीरा? वो तो वापस चली गई हैं। बरीरा के डैड की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें जाना पड़ा। मैरी की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गया। और मैरी? वो तो जोश में बोले ही जा रही थी पर उसके बाद कैफ कुछ समझने की हालत में ना रहा और वहां से बिना कुछ कहे किसी की तरफ देखे तेजी से वहां से निकल गया। रायान कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गया। कमरे की चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसने बेड की तरफ देखा जहाँ कैफ मुंह पर हाथ रखे लेटा था। पास ही शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। ये क्या हालत बना रखी है? उसने कमरे पर नजर डालते पूछा। ये इतनी शराब क्यों पी है? क्या हुआ है, कुछ बोलोगे भी? तुम पार्टी से भी बिना बताए आ गए और फोन भी बंद कर रखा है। तुम्हारी फिक्र में मुझे इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। बताओ भी, हुआ क्या है? वो चली गई। कैफ एक हाथ आंखों पर रखकर अपनी नशीली आवाज में बोला। कौन? बरीरा? रायान के कहते ही कैफ ने हाथ हटाकर उसे देखा। कैफ के भी अपनी तरफ यूं देखने पर रायान फिर बोला। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि मुझे कैसे पता? कैफ खामोश रहा। सबको पता है कैफ, तुम्हें क्या लगता है? तुम बज़ाहिर इस बात उससे बात नहीं करते, उससे लड़ते थे तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। तुम्हें औरतों से नफरत है, किसी से ठीक से बात नहीं करते, लेकिन बरीरा का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे तुम्हारा फर्ज था। सबको नजरअंदाज करता था पर तू उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। रयान कैफ की आंखों में देखकर बोल रहा था। कैफ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नजरें चुराने से सच नहीं छुप जाता कैफ, और वो चली गई तो उसने ये तो उसमें तूने ये हालत करने की क्या जरूरत थी? हम यूनिवर्सिटी से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसका फायदा नहीं, मैं मालूम कर चुका हूँ। उन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि अपने किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कैफ के लहजे में उदासी थी। चल कोई बात नहीं, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, तो परेशान ना हो। अब कुछ नहीं हो सकता रायान, मैंने सब
खराब कर दिया। मेरी बेदबारी क्यों खत्म नहीं होती? वो चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? क्या किया है तूने? कैफ के यूं बोलने पर अयान ने उलझकर सवाल किया तो कैफ ने यूं नहीं होने वाली सारी बात बताती चला गया। तू पागल है कैफ, तू सोच भी कैसे सकता है उस लड़की के बारे में ऐसा? कैफ बस नजरें झुकाए खामोश रहा। कैफ की हालत देखकर अयान को कुछ भी फजूल बोलना बोलना फजूल लगा तो वो तसल्ली देने लगा। अच्छा तू परेशान ना हो, कोई हल निकल आएगा। पाकिस्तान में मेरे दादा का घर है, हम वहाँ चलकर ढूंढ लेंगे भाभी को। अयान ने कैफ के मूड को ठीक करने के लिए जानबूझकर भाभी कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, इतने बड़े मुल्क में एक लड़की को कहाँ ढूंढेंगे जब कोई अता पता ही मालूम नहीं। कैफ की बात पर रयान बस उसको देखता रह गया, कहने को कुछ था ही नहीं। गुजरे दिनों के बरक्स आज धूप निकली हुई थी। पिछले कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी लेकिन आज सूरज ने बारिशों के जोर को आज कम कर दिया था। बारिशों ने दरख्तों के पत्तों को निखार दिया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहीं अपनी ऑफिस में कैफ चेयर से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा। बरीरा को गए 2 माह हो चुके थे लेकिन अभी तक कुछ मालूम न हो सका। वो आंखें बंद किए बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वो शख्स चलता अंदर आया। कैफ ने आंखें खोलकर देखा तो सामने उमर साहब थे। उमर साहब कैफ के वालिद के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। हैदर साहब की डेथ के बाद उमर साहब ने ही सारा बिजनेस संभाला था और कैफ के बालिग होते ही उनके हवाले कर दिया। उमर साहब ने कैफ को हमेशा अपने बेटे की तरह समझा था और कैफ भी उनके बाप की तरह इज्जत करता था। उनको देखकर फौरन खड़ा हुआ। अंकल, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेते, कैफ ने सादतमंदी से कहा। अरे नहीं बेटा, मैं आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, तुम मिलोगे तो खुश होगे। किससे मिलवाना है? कैफ ने नासमझी से सवाल किया। हाँ बस आने वो बोल ही रहे थे कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। लो आ गया, अंदर आ जाओ बेटा, उमर साहब ने मुस्कुरा कर कहा। तभी कोई शक्ल नौजवान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कैफ को जरा भी देर नहीं लगी उसको पहचानने में। अशर, कैफ ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात से कहा। अशर उमर साहब का इकलौता बेटा और कैफ के बचपन का दोस्त था। वो अपनी स्टडी के लिए इटली चला गया था जबकि कैफ और रयान ने अमेरिका में ही पढ़ाई मुकम्मल की। अरे वाह, तो जनाब ने पहचान लिया, हमें तो लगा भूल गए होंगे। अशर ने मुस्कुराते हुए कैफ को छेड़ा। तुम भूलने की बात कर रहे हो? जो वहां जाकर बिल्कुल ही भूल गया, बस कभी भोले से याद आ गए तो एक दो दफा कॉल करके पूछ लिया। कैफ ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। यार तुम्हें तो पता है किताबी कीड़ा हूँ, बस पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता था। देख रहे हैं अंकल, हमसे ज्यादा जरूरी भी इनकी जिंदगी में कुछ है। कैफ के कहने पर वो हंसती है। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जरा मीटिंग की तैयारी कर लूँ, उमर साहब कहते हुए बाहर चले गए। और कैसे हो कैफ, सब ठीक है ना? अशर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होना है? ये कहते कैफ की आवाज में उदासी उतर आई। क्या हुआ, कोई बात है? अशर कैफ को बचपन से जानता था इसलिए उसकी आवाज में घुली उदासी को पहचान गया। नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ इटली में सब कैसा रहा? तुम्हारी स्टडी तो मेरे साथ ही कंप्लीट हुई थी, तो 2 माह वहाँ क्या करते रहे? कैफ ने अशर का ध्यान खुद पर से हटाने के लिए बात बदली। बस स्टडी के दौरान मैं इटली में अच्छे से घूम नहीं सका, इसलिए 2 माह अच्छे से सैर करके आ रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है आवारागर्दी करते रहे 2 माह? बिल्कुल, कैफ की बात पर अशर ने हंसते हुए कहा। अभी वो बात कर रहे थे कि करीबी मस्जिद से मुअज्जिन की अजान की आवाज आने लगी तो अशर फौरन खड़ा हुआ। क्या हुआ? कैफ ने उसे खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं, नमाज के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। मैं नहीं, तुम जाओ, कैफ को कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, फिर बात होगी। अशर कहता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया और कैफ वापस चेयर से सर टिकाकर आंखें बंद कर गया। एक बेसुकूनी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो चेयर पर बैठे अपने सामने टेबल पर पड़ी फाइल को देख रहा था और मोबाइल हाथ में पकड़े मुसलसल किसी को कॉल मिला रहा था। पर दूसरी तरफ मौजूद भी कोई शख्स था जो ठीक था, जो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। मुसलसल 5-6 बार नंबर मिलाने के बाद बुलाकर फोन उठाया गया, मगर दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर को सुनते ही वो शख्स फौरन अपनी जगह खड़ा हुआ। गाड़ी की चाबी उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलकर लॉन्च में आया। अशर, कहाँ जा रहे हो? मिसिस उमर ने बेटे को यूं जल्दी में जाते देखा तो पूछ बैठी। मम्मी प्लीज, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आकर देता हूँ, पर अभी जाने दे, बहुत जरूरी काम है। मिसिस उमर जो लॉन्च में बैठी थी उनसे बस इतना ही कहता वो पोर्च में आया और अपने गार्ड में बैठ गया। चौकीदार ने देखते ही दरवाजा खोला और गाड़ी भगाता निकल गया। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता एक क्लब के सामने आकर रुका। गाड़ी से उतरता वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी। एक हाथ से शराब का ग्लास पकड़े सर टेबल पर झुकाया वो नशे में चूर बैठा था। अशर को एकदम ही कैफ पर गुस्सा आया। वो इतने नशे में था कि कॉल भी नहीं उठा सकता था। अशर की बात भी टेबल के दूसरी तरफ खड़े एक वेटर ने कराई थी, जिसने कैफ की हालत के बारे में बताया था। कैफ वहां अक्सर जाता रहता था इसलिए वेटर अच्छे से कैफ को जानता था। अशर गुस्से में चलता उसकी तरफ आया और हाथ से ग्लास छीन कर दूसरी तरफ रखा। कैफ ने सर उठाकर देखा, पर वो इतने नशे में था कि पहचान भी नहीं पाया। अशर ने उसका हाथ अपने कंधे पर डालकर खड़ा किया और उसका मोबाइल उठाता उसे लेकर आगे बढ़ा। वो होश में नहीं था, इसीलिए अशर को बार बार उसे बाहर लाने में मुश्किल हो रही थी।
वो कैफ को संभालता हुआ बाहर लाया और गाड़ी में बिठा दिया। फिर घूमकर दूसरी तरफ आया और गाड़ी में बैठकर कैफ को देखा जो बैक व्यू मिरर पर लटके चैन पर हाथ मार रहा था। ये क्या हाल बना रखा है? हाँ, जब से आया हूँ तुम्हारी ऐसी मशकूक हरकतें देख रहा हूँ। और ये मैं मुल्क से बाहर क्या गया, तुमने शराब पीना भी शुरू कर दी? अशर गुस्से से कैफ पर चिल्ला रहा था, पर वो बेनियासा सर गाड़ी की सीट से टिकाए बैठा था। कुछ बोलोगे भी? कैफ ने चेहरा मोड़कर खाली खाली नजरों से उसे देखा। तुम कौन हो? कैफ की बात पर अशर का दिल चाह अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर मारे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, पहले मामा फिर डैड भी। अल्लाह अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया, अब वो भी चली गई। सब मुझे छोड़ जाता है, मैं अकेला रह जाऊँ। क्या मैं बहुत बुरा हूँ? ये मेरा कसूर है, बताओ ना मुझे। कैफ की बात पर अशर को उस पर तरस आया था। वो जानता था उसके दुख को। उसे बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की और घर की जानिब चल पड़ा। वो कैफ को छोड़कर वापस आया तो मिसेस उमर उसका लॉन्च में इंतजार कर रही थी। वो गहरा सांस लेकर रह गया। वो जल्दी परेशान हो जाती थी, इसीलिए ही कैफ को घर नहीं लाया था कि कैफ की हालत देखकर वो परेशान हो जाती। चुप क्यों? क्या हुआ? कहाँ गए थे? ओह मेरी प्यारी मम्मी, कुछ नहीं हुआ। आपके उस पागल बेटे के पास गया था। कैफ के पास क्या हुआ उसे? अशर की बात समझकर वो फौरन फिक्रमंद होकर बोली। कुछ नहीं, उसे बस ठीक है। बस मुझे ऑफिस का जरूरी काम था, इसलिए कैफ के पास गया था। आप बिना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो मुझे लगता है मैं नहीं, वो आपका बेटा है। अशर की बात सुनकर वो हंस दी। ऐसा कुछ नहीं, पर तुम तो जानते हो बिन माँ बाप का बच्चा, उसको देखकर मेरा दिल दुखता है। जी मुझे पता है, मेरे लिए भी वो मेरे भाई की तरह है। अल्लाह बस उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। आमीन। माँ की बात पर अशर दिल से बोला। अच्छा खाना लगाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं, मैं बस आराम करूँगा, कल मीटिंग है, मुझे सुबह उठना है। अच्छा चलो ठीक है। वो मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरती कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। उसे नींद नहीं आई थी, बस वो अकेला रहना चाहता था। वो परेशान था कैफ के लिए। वो आकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसके कानों में बस कैफ की उदास भरी नशीली आवाज़ गूंज रही थी जो उसे सवाल कर रही थी, क्या वो बहुत बुरा है? आज उसकी नीली समुद्र जैसी आंखों में बरसों की थकन देखी थी। उसका मकरूर चेहरा आज उसे वही 12 साल के मासूम लड़के का चेहरा लगा जो उससे अपना कसूर पूछ रहा था। ये कसूर मेरा है? क्यों सब उसको छोड़ जाते हैं? उसका बचपन का दोस्त था, भाई था। वो उसको अंधेरे में चलता नहीं देख सकता था। आज कैफ की हालत देखने के बाद उसने फैसला कर लिया था, बस उस पर अमल करना था। अगले दिन कैफ अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था जब सिकंदर दरवाजा खोलकर अंदर आया। सर, जो आपने फाइल मंगवाई थी वो ले आया हूँ। ठीक है, रख दो। जी सर। उसने फाइल टेबल पर रखी और जाने के लिए मुड़ने लगा मगर कैफ की आवाज़ पर रुक गया। तुम्हारे फादर की डेथ का सुनकर अफसोस हुआ। कैफ ने कहते हुए गौर से उसका चेहरा देखा जिस पर सुकून सुकून था। जी सर, बस जैसी अल्लाह की मर्जी। पर तुम तो बड़े पुरसुकून नजर आ रहे हो। शायद तुमको उनकी डेथ का जरा बराबर भी अफसोस नहीं? कैफ उसके चेहरे का सुकून हजम नहीं हो रहा था, इसलिए बोल पड़ा। सर मुझे दुख है, जितना मुझे दुख है शायद ही किसी को हो। वो बाप थे मेरे। सिकंदर को कैफ की बात दिल पर खंजर की तरह लगी। लेकिन रही सुकून की बात, तो ये अल्लाह के फैसले हैं जिन पर हमें हर हाल में राजी होना होता है। हर इंसान का वक्त मुकर्रर है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। हमें बस सब्र करना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाए, जो फिर उसका सुकून अल्लाह ही देता है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कैफ बस खामोशी से उसे देखे जा रहा था। वो किसी की इतनी बात सुनता नहीं था और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि उसके आगे बोल सके। पर ना जाने क्यों कैफ आज चुप रहा और तभी सिकंदर को इतनी हिम्मत मिली कि वो बोल गया। सर, अब जाऊँ मैं? कैफ को खामोश देखकर उसने पूछा। हाँ जाओ। सिकंदर फौरन बाहर चला गया। कैफ बस उसको जाता देखता रहा। अंदर एक जंग छिड़ी थी जिससे वो छुटकारा हासिल करना चाहता था। तभी कैफ ने खुद से सवाल किया, उसको सुकून क्यों नहीं? क्या वो अल्लाह की रजा में राजी था? तभी दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो चलता हुआ बाहर आया। सामने वर्कर्स और एम्प्लॉयज देखते ही सलाम करने लगे। वो सबके सलाम का जवाब देता एक रूम के सामने आया और बगैर नॉक किए सीधा अंदर बढ़ गया। दरवाजा खुलने की आवाज पर कैफ ने सर उठाकर देखा तो अशर था। कुछ मैनर्स होते हैं ऑफिस रूम में आने के। क्या मुंह उठाए अंदर घुसे चले आ रहे हो? ये इतनी देर से क्यों आए हो? चलो जल्दी उठाओ, हमें कहीं जाना है। अशर उसकी बात को इग्नोर करता बोला। कहाँ जाना है? कैफ ने उलझ कर सवाल किया। सवाल नहीं करो, बस जल्दी चलो, पता चल जाएगा जल्दी। वो कैफ का हाथ पकड़ता बाहर ले आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ बताओगे भी, कहाँ जा रहे हो? कैफ ने गदर मोड़कर उसको देखा जो ड्राइविंग करने में मसरूफ था। सब्र मेरे यार, पहुंचने तो दो, फिर पता चल जाएगा। अशर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सुकून से कहा। कैफ खामोश हो गया। जानता था वो नहीं बताएगा, पूछने का फायदा नहीं था। तभी गाड़ी एक इस्लामिक सेंटर के सामने जा रुकी। अंदर से किसी के माइक में बोलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कैफ ने ऊंचे मेरी नजरों से शर को देखा। चलो अंदर से मालूम हो जाएगा, कहते साथ ही उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। कैफ भी उसके पीछे चल दिया। अंदर तबलीगी जमात इज्तिमा था।
और दोनों खामोशी से एक कोने में बैठ गए। तभी कैफ ने सामने मिंबर पर बैठे शख्स को देखा। उनका चेहरा पुरनूर था। वो तबलीग का काम करते थे और आज भी लोगों की इस्लाह के लिए आए थे। उनकी आवाज़ में एक सहर था जो लोगों को जकड़ लेता था। सब साकित बैठे उन्हें सुन रहे थे। अल्लाह ने उनको बहुत प्यारा अंदाज दिया था। बेशक अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले ऐसे ही सहर अंगेज होते हैं। कैफ बड़े गौर से उनको देख रहा था जो सब लोगों से सवाल कर रहे थे। आज़ाद है, आज़ाद हो तो मौत से लड़कर दिखाओ आज़ाद हो, तो जवानी रोक कर दिखाओ आज़ाद हो, तो बीमारी रोक कर दिखाओ अगर आज़ाद हो, तो गम रोक कर दिखाओ। क्यों लोग शराब में डूबते हैं? क्या अंदर की वीरानियां उनको नशे में ले जाती हैं? इन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं? अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं। एक ज़ैन ये है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, जितना अपनी मर्ज़ी पर चलोगे इतना ही तबाह होते जाओगे। मेरे अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह को याद तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे। अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ करवाया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हूँ वो जो मौत से पाक है। वो बोल रहे थे, सब साकित बैठे उनको सुन रहे थे। कैफ भी साकित सा बैठा था। वो वक्त कैसे गुजरा खबर ही ना हुई। वापसी पर भी कैफ खामोश ही रहा। अशर ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। कैफ को देखकर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। वो अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा था और कैफ उसके अंदर की एक घुटन थी जो बढ़ती जा रही थी, जिसे वो जल्द से जल्द निजात चाहता था। आंटी प्लीज, बस अब और नहीं खाया जाता। आज कैफ मिसिस उमर के घर आया था और उनको अपने हाथों के बने खाने वो खिलाने में लग गई। बिल्कुल भी नहीं, कितने कमजोर हो गए हो। आज भी मुश्किल से हाथ लगे हो। चलो जल्दी सब खत्म करो। कैफ बेचारी सी शक्ल बना के उनको देख रहा था। अच्छा ठीक है, पर ये अशर कहाँ है? मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया। कैफ ने खाते हुए कहा। वो आ जाएगा, तुम बस खाना खाओ। अच्छा अच्छा, खा तो रहा हूँ। मशल कैफ को देखकर मुस्कुरा दी। सिर्फ एक वो तो थी जिनकी वो इज्जत करता था, वरना दुनिया की हर औरत से उसे नफरत थी। वो खाना खाते हुए बातें भी कर रहे थे जब बशर सीढ़ियों से उतरता उन तक आया। शलवार कमीज पहने वो भी नहा के निकला था और यही वजह थी कि कैफ मिसिस उमर के हाथ लग गया। बड़ी जल्दी आ गए। कैफ ने उसको देखकर जल्द बुनकर तंज किया। वो सॉरी, वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें मम्मी से मिलने के लिए बुलाया था। वैसे तो तुम आते नहीं, इसीलिए काम का बहाना बनाना पड़ा। अशर डाइनिंग टेबल के एक साथ लगी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अच्छा, वाकई सही कहा। कैफ उसकी बात से और जल गया था। चल गुस्सा न कर, तू बैठ, मैं बस अभी आया। आप कहाँ जा रहे हो? कैफ ने उसे उठता देखकर सवाल किया। मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, चलोगे? अशर ने जानबूझकर सवाल किया। कैफ सोच में पड़ गया। अशर उसके चेहरे के तासरात को बड़े गौर से देख रहा था। तभी कैफ बोला, ठीक है, पर मैं शलवार कमीज नहीं पहनता। कैफ की बात पर जहाँ अशर को खुशगवार सी हैरत हुई, वहीं मशल भी हैरान हुई। उन्होंने बस बचपन में ही अपने बाबा के साथ उसे नमाज पढ़ते जाते देखा था। उसके बाद कभी उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं, हमारा मजहब बहुत आज़ाद है, इन्हीं कपड़ों में चलो। अशर मुस्कुराकर कहता उसे अपने साथ लेकर चला गया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था और कैफ अंधेरों से निकलकर रोशनियों के रास्ते पर कदम रख चुका था। जो मुश्किल जरूर था, लेकिन कामयाबी इसी में ही थी। अंधेरी रात में समुद्र की लहरों का शोर और काले बादलों में चौदवी के चांद माहौल को पुरस्कार बना रहा था। वो गाड़ी के बूंद पर बैठा चांद में इस वजीहा चेहरे को तलाश कर रहा था। आज इसे गए पूरे 4 माह हो गए थे, लेकिन इन 4 माह में बस इतना फर्क आया कि उसके अंदर बेसुकूनी खत्म हो गई थी। वो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा था जिसमें सुकून था। अब वो कोई नमाज नहीं छोड़ता था कि कहीं इसको बेसुकूनी दोबारा ना हो जाए। क्या सोच रहे हो कैफ? अशर ने गर्दन मोड़कर कैफ को सवाल किया। वो दोनों साहिल पर आए हुए थे और गाड़ी के बूंद पर बैठे माहौल का मजा ले रहे थे। कुछ नहीं, कैफ बस इतना ही कह सका। अच्छा एक बात पूछूं? अशर ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ पूछो। कैफ हनूज चांद को देख रहा था। उस रात तुमने शराब के नशे में कहा था वो चली गई। किसकी बात कर रहे थे? कौन चली गई? कैफ ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा जो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। कोई नहीं, बस नशे में ऐसे ही बोल दिया होगा। झूठ मत बोलो कैफ, नशे में इंसान सच बोलता है और उस रात जो तुम्हारी हालत थी उसमें ऐसे ही कुछ बोलना मैं नहीं मानता। इसलिए बताओ कौन है, कहाँ चली गई? पहले तो कैफ सोचता रहा, फिर सब कुछ बताता चला गया, पहले दिन से लेकर आखिरी मुलाकात तक। तो अब क्या सोचा है? सोचना क्या है, एक दिन खुद ही भूल जाऊंगा। कैफ को ये कहते हुए खुद भी तकलीफ हुई। व्हाट? तुम्हें इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो मिल जाए, और तुम भूलने की बातें कर रहे हो। मैं दुआ नहीं मांगता। पर क्यों? अशर ने चुनबे से देखा। क्योंकि मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है मैं अल्लाह से सौदा कर रहा हूँ कि अब मैं इसकी इबादत करता हूँ तो वो मेरी दुआओं को सुने, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे। ये सौदा नहीं तो और क्या है? तुम पागल हो कैफ, ये सौदा नहीं बल्कि एक ताल्लुक होता है बंदे और उसके रब के दरमियान। अल्लाह तो खुश होता है उसका बंदा उससे मांगे, उसके आगे हाथ फैलाए। वो तो खुद कहता है कि कोई है मेरी रहमतों को मांगने वाला, और तुम हो कि उसको सौदा कह रहे हो। पता है कैफ, कभी कभी ऐसा मकाम आता है कि
दुआ जुबान पर आने से पहले ही कबूल कर ली जाती है। इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह उसको पूरा कर देता है। वो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की रहमत को मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो सिर्फ उससे मांगते हैं, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते। अशर उसको समझा रहा था और वो खामोशी से समुद्र की लहरों को देख रहा था। वो ये नहीं जानता था ऐसा ही मकाम उसकी जिंदगी में भी आने वाला था। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ इस मकाम पर खुद चल कर आते हैं और कुछ खींच के लाए जाते हैं। कैफी उनमें से एक था जिसको अल्लाह खींच कर इस रास्ते पर सीधा ले आया था। मौसम सरमा शुरू हो चुका था। सुबह से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और कैफे में बैठा वो कॉफी पी रहा था। संडे होने की वजह से मामूल से ज्यादा लोग आए हुए थे। वो कॉफी पीता बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, तभी वो शख्स अंदर आता नजर आया। ब्लैक पैंट और ब्लैक ही ड्रेस शर्ट पहने, बाल माथे पर गिराए, रुक कर अपनी नीली समुद्र जैसी आंखों से किसी को ढूंढने लगा। वहीं एक टेबल पर बैठा उसे नजर आ गया। चलता हुआ उसके पास आ रुका। हेलो बेटी, कैसे हो? कैफ के पास आते ही रायन फौरन बोला। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? हम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो आजकल? इतने दिनों से नजर नहीं आ रहे, ना फोन ना कोई मैसेज, भूल ही गए हो? रायन ने बिल्कुल रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह कहा तो कैफ को हंसी आई। अब हंस क्यों रहे हो? रायन ने भौहें सुखेड़ कर पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस के काम में मसरूफ था। कैफ ने अपनी हंसी दबाते हुए गोया हुआ। अच्छा, मैं अभी रायन बोलता कि एक निस्वानी आवाज कानों से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने गर्दन मोड़कर देखा तो नरगिस खड़ी थी, जो मुस्कुराकर उन्हें सलाम कर रही थी। वालेकुम सलाम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, रायन जोश से बोला। वो दोनों उसको यहाँ देखकर हैरान हुए थे। कैफ ने मुतलाशी नजर कैफे में दौड़ाई, शायद वो भी यहीं हो, मगर वो मायूस हो गया। खड़ी क्यों है, बैठे ना, रायन ने उसे खड़ा देकर कहा। जी जरूर। वो भी उन्हीं के साथ बैठ गई। कैसी हैं आप? रायन ने बात का आगाज किया। जी मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक है, रायन ने मुस्कुरा कर कहा। कैफ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। आप यहाँ कैसे? आप लोग तो चली गई थी ना, आपकी फ्रेंड भी साथ आई हैं? रायन ने अपनी आदत से मजबूर होते सवालों की बौछार शुरू की। अरे नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उनकी जॉब के सिलसिले में हमें यहाँ आना पड़ा। कैफ जो एक उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, तो वो खामोश रहा। आपकी शादी हो गई? मुबारक हो। जी शुक्रिया, 1 माह पहले ही हुई है। अच्छा, मैं समझा आप अपनी फ्रेंड के साथ आई हैं। वैसे आप दोनों बिना किसी से मिले ही चली गई, ऐसी भी क्या इमरजेंसीज थी? रायन बात को कुरेद रहा था, और ऐसा क्यों था कैफ अच्छे से जानता था। दरअसल बरीरा के डैड को हार्ट अटैक हुआ था। उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, इसलिए हम चले गए। बरीरा को ऐसी हालत में अकेला जाना देना मुनासिब ना लगा, तो मैं भी उसके साथ चली गई। अब कैसी तबीयत है उनकी? रायन ने फिक्रमंदी से पूछा। उनकी डेथ हो गई। ओह सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे बरीरा के लिए अफसोस होता है, बेचारी का उसके डैड के अलावा और कोई भी नहीं था, बस एक आया है जो उसका ख्याल रखती है। नरगिस की बात सुनकर कैफ का दिल दुखा। वो हमेशा मुसीबत में उसके साथ होता था, आज वो जब अकेली थी वो उसके पास नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे होंगे। नरगिस कहते हुए उठ गई। जी ठीक, रायन ने मुस्कुराकर कहा और दोनों को खुदा हाफिज कहते ही निकल गई। तभी रायन कैफ से बोला, तू 1 मिनट रुक, मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। बस अभी आया, वो कहता है कैफे से बाहर चला गया। जब काफी देर इंतजार करने के बाद वो ना आया तो कैफ झुंझलाकर उठा और बाहर बिल अदा करता बाहर आया। तभी उसे सामने से रायान आता नजर आया, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। कहाँ रह गया था? उसने गुस्से से पूछा। गुस्सा क्यों हो रहा है, तेरे काम से ही गया था, मुस्कुराहट दबाकर बोला। क्या मतलब? बोल जा। सामान बांध ले, तेरी बारात लेकर जाना है पाकिस्तान। देख भाभी के घर का एड्रेस। उसने एक कागज कैफ के आगे बढ़ाया। चल तू चल, मैं तो चला पैकिंग करने, भाभी इंतजार कर रही होंगी, वो शरारती अंदाज में कहता वहां से निकल गया। सुन, कैफ बस उसको आवाज देता रह गया। उसने क्या कहा था नरगिस से वो नहीं जानता। वो साकित नजरों से अपने हाथ में मौजूद कागज को देख रहा था, तभी करीबी मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। उसने चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा। क्या ऐसी भी दुआएं कबूल हो जाती हैं? जुबान पर आने से पहले ही दुआओं को कबूल कर लिया जाता है? उसकी आंखें नम हुई थी और होठों पर मुस्कुराहट। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। रात के 11 बज रहे थे। वो तीनों एयरपोर्ट पर खड़े एक दूसरे से मिल रहे थे। आज वो एक नए सफर पर निकल रहा था। 5 माह जिसके इंतजार में रहा, आज उसकी एक छोटी सी उम्मीद पर दूसरे मुल्क जा रहा था, उसकी तलाश में, एक ऐसे मुल्क जिससे वो बिल्कुल अनजान था। कैफ अपना ख्याल रखना, मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें अकेले भेजने का, अशर ने फिक्रमंद होकर कहा। अकेला कहाँ हूँ, रयान है ना मेरे साथ, और हम दोनों में से एक का यहाँ होना जरूरी है ऑफिस के काम देखने के लिए। वैसे तुम्हें भी मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। कैफ रयान की तरफ देखकर गया। बेटा आपको पाकिस्तान का एबीसी भी नहीं पता, कहाँ कभी वहां गए हैं? अकेले वहां कैसे रहोगे? गो के रहने की जगह अकेले वहां कैसे रहोगे? गो के रहने के लिए भी तो जगह की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हें मेरे दादा का घर चाहिए होगा, इसलिए मुझे उस घर की चाबी समझो। इसकी जरूरत नहीं, मैं किसी होटल रूम में रह लूंगा। कैफ फौरन बोला। मेरे होते हुए तुम होटल रूम में रहोगे? ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ भी कहो मैं फिर भी जाऊंगा। आखिर भाभी से मार खाने के बाद कोई तो होना चाहिए जो तेरे जख्मों पर मरहम लगाए। रैन की बात पर जब कैफ ने उसे करा, वहीं अशर का खहका निकला।
कैफ से मिलकर अशर रयान से सरगोशीनुमा आवाज में बोला, रयान इसका ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता अगर इसे मायूसी हो तो ये अपनी हालत खराब कर ले। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं इसीलिए इसके साथ जा रहा हूँ, सब ठीक रहेगा। अशर के कहने पर रयान उसको तसल्ली देता हुआ बोला। वो दोनों अशर से मिलकर चले गए। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। अशर उन दोनों को जाता देखता रहा और दिल ही दिल में कैफ के लिए अल्लाह से ढेरों दुआएं मांगी थी। अल्लाह ने अगर कैफ से उसके माँ बाप को लिया था तो बदले में बहुत से मुखलिस और प्यार करने वाले लोग दिए थे, जिनको अपने इर्द गिर्द वो कभी महसूस नहीं कर पाया था। हाल गाड़ी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। पीछे सीट पर बैठा शख्स बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। और कितनी देर लगेगी असलम? उसने घड़ी पर से नजर हटाते मुलाजिम से पूछा। बस सर, पहुंचने वाले हैं, असलम फौरन बोला। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो तीनों बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलते ही रयान ने एक तवील अंगड़ाई ली। वो पूरे रास्ते सोता हुआ आया था। सर, यही घर है जिसमें वो औरत और उसकी बेटी रहती हैं। घर में मर्द भी हैं लेकिन इस वक्त अपने काम पर होते हैं। कैफ ने सामने बने बंगले की तरफ देखा और जहरीला बुड़बुड़ाया। जहांगीर मेंशन? ठीक है, जाकर मालूम करो वो इस वक्त घर पर मौजूद है या नहीं। कैफ घर पर नजरें जमाए बोला। जी सर। असलम कहता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने गर्दन मोड़कर बराबर वाले बंगले पर नजर डाली जिसमें कभी वो रहा करती थी, पर अब किसी और की उसमें रिहाइश थी। वो सोच ही रहा था जब असलम वापस आया। सर, वो अंदर मौजूद है और चौकीदार ने अंदर बात कर लिया, आप अब मिल सकते हैं। ठीक है, तुम दोनों यही इंतजार करो, मैं आता हूँ। रयान जो इतनी देर से आसपास बने बंगलों का जायजा ले रहा था फौरन बोला। मैं भी अंदर चलूंगा, यहाँ अकेले खड़े क्या करूंगा? नहीं, तुम लोग यहीं रुको, तुम अकेले नहीं हो, असलम तुम्हारे साथ है। लेकिन बस मैंने बोल दिया है ना। कैफ रयान की बात काटता हुआ बोला तो रयान मुंह बनाता खामोश हो गया और कैफ अंदर की जानिब बढ़ गया। वैसे यहाँ के लोग भी काफी तरक्की कर गए हैं, रयान चारों तरफ नजर घुमाकर बोला। बस जी, हम भी किसी से कम नहीं है, असलम शर्माते हुए बोला तो रयान हंस दिया।